नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमारे पास ओनली आईएएस के प्रहार नोट्स हैं जो इस विषय को काफी अच्छे से समझाते हैं। तो हमारा मकसद है इन अधिकारों के सार को समझना, ये क्यों इतने जरूरी हैं और हम सबके लिए, आम नागरिक के लिए इनका असल मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये अधिकार देखिए सच में भारतीय लोकतंत्र और हर व्यक्ति की आज़ादी की नींव हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं हैं। नहीं, ये एक गारंटी है, एक ऐसे समाज की जो न्याय पर चले, बराबरी पर चले और जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाए। इसीलिए तो इन्हें अक्सर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये मौलिक या फंडामेंटल, इसी शब्द पर इतना जोर क्यों है? इनका कोई खास मकसद है? हाँ, मौलिक कहने की कई वजह हैं। पहली बात तो ये संविधान में दिए गए हैं और संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, उसकी गारंटी है इन्हें। दूसरी बात, ये हर इंसान के क्या कहते हैं, चौतरफा विकास के लिए जरूरी माने गए हैं। मतलब उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हर तरह का विकास। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना और एक ऐसी सरकार पक्की करना जो कानूनों पर चले, न कि किसी की मर्जी पर। ये एक तरह से सरकार की ताकत पर, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका, उन पर एक लगाम लगाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से नागरिक की ढाल हो गए। इनकी कुछ और खास बातें हैं, जैसे ये अधिकार मिलते किसे हैं और क्या ये मतलब बिल्कुल असीमित है, कोई रोक टोक नहीं? व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा देते हैं। कुछ की नेचर नेगेटिव है, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ पॉजिटिव है जो व्यक्ति को खास अधिकार देते हैं, जैसे धर्म मानने की आज़ादी। और सबसे ज़रूरी बात, ये न्यायोचित हैं, जस्टिशियबल। मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और नहीं, ये असीमित बिल्कुल नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उचित प्रतिबंध? हाँ, मतलब समाज के हित में, देश की सुरक्षा के लिए इन पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं लगाई जा सकती हैं। और ये परमानेंट भी नहीं है। संसद इनमें बदलाव कर सकती है, पर सिर्फ संविधान संशोधन से, और वो भी संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना। अच्छा, ये मूल ढांचा, इस पे बाद में और बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये राज्य शब्द बार बार आ रहा है, जिसके खिलाफ ये अधिकार मिलते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 12 में इस राज्य का मतलब क्या है? क्या इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही आती हैं? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। राज्य का दायरा यहाँ काफी बड़ा है, समझिए। हाँ। अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद। ठीक है। सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल। हाँ। सभी स्थानीय प्राधिकरण, मतलब जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसमें वो सभी अथॉरिटीज भी आती हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या नॉन स्टैट्यूटरी, जैसे LIC, ONGC, सेल। ये सरकारी कंपनियां भी राज्य हैं। तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी भी राज्य मानी जा सकती है कभी कभी? हाँ, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था भी सरकार के एक एजेंट की तरह काम कर रही है तो उसे भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। लेकिन हाँ, ये भी साफ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे UN, यूनाइटेड नेशंस, वो इसके दायरे में नहीं आते। और अनुच्छेद 13, आपने कहा ये अधिकार न्यायोचित है, तो क्या अनुच्छेद 13 इसी से जुड़ा है? इसका क्या रोल है? बिल्कुल। अनुच्छेद 13 समझिए एक तरह से मौलिक अधिकारों का गार्ड है, सुरक्षा कवच। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाता या उसे छीनता है या कम करता है, तो वो कानून उस हद तक शून्य, मतलब वॉइड माना जाएगा, अमान्य। अच्छा। हाँ, और यहीं से न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आती है। इसी पावर से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी कानून को चेक कर सकते हैं, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर सकते हैं। और यहाँ कानून का मतलब सिर्फ संसद या विधानसभा के एक्ट से ही है? नहीं, इसका मतलब भी व्यापक है। इसमें संसद के कानून, विधानसभा के कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि कोई पुरानी रूढ़ी या प्रथा भी अगर उसे कानून जैसी मान्यता मिली हुई है तो वो भी शामिल है। समझ गई।
तो अब इन अधिकारों को एक एक करके देखते हैं। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, पर संपत्ति का अधिकार हट गया तो अब 6 हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले से, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हाँ जी, समानता का अधिकार। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हैं, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, इनमें महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सब देश के आम कानून के दायरे में है। किसी को कोई खास रियायत, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्पेशल ट्रीटमेंट को रोकता है। ठीक है। और दूसरा वाला? दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में, मतलब सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर हालात अलग हैं तो बर्ताव भी अलग हो सकता है, लेकिन वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो बराबरी लाने की बात करता है। लेकिन क्या ये समानता का नियम एकदम 100% लागू होता है? क्या इसके कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शंस नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल आक्रामक नहीं है। संविधान खुद ही कुछ अपवाद बताता है। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ खास छूट मिली हुई है। उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी तरह संसद और विधानसभा के सदस्यों को उन्होंने सदन में क्या कहा या कैसे वोट दिया, इसके लिए उन पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, ये तो सुना है। और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य जो है वो महिलाओं, बच्चों और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, SEBCs, SCs, STs, उनके लिए खास प्रावधान बना सकता है, स्पेशल प्रोविजंस। यहीं पे फिर आरक्षण का मुद्दा आ जाता है, जो अनुच्छेद 15 से जुड़ा है। अनुच्छेद 15 तो कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर ये आरक्षण कैसे सही है? देखिए, अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 1 है वो बिल्कुल यही कहता है कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और क्लॉज 2 कहता है कि नागरिकों को दुकानों, होटल्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स या कुओं, तालाबों, सड़कों के इस्तेमाल से इन आधारों पर रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसी अनुच्छेद में आगे क्लॉज 3, 4 और 5 हैं। अच्छा। क्लॉज 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की इजाजत देता है, और क्लॉज 4 और 5 राज्य को शक्ति देते हैं कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, SEBCs, SCs और STs के भले के लिए, उनके उत्थान के लिए खास उपाय कर सकता है। इसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है। तो ये भेदभाव नहीं माना जाता? नहीं, इन्हें समानता लाने का एक तरीका माना जाता है। ये समानता के सिद्धांत के विरोधी नहीं, बल्कि उसके पूरक हैं। एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। और इन आरक्षणों का अभी क्या स्टेटस है? मतलब कितना प्रतिशत है? और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस भी तो होंगे। हाँ, अभी केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण है। PWD यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण है। और हाल ही में 103वें संशोधन से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण जोड़ा गया है। हाँ, EWS वाला केस की बात करें तो चंपकम दोरेराजन 1951 मामला था जिसने सबसे पहले इस मुद्दे में उठाया था। और फिर इंदिरा सानी मामला 1982, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, वो तो ऐतिहासिक था। हाँ, मंडल कमीशन वाला। बिल्कुल, उसने OBC आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा लगा दी और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। क्रीमी लेयर? हाँ, मतलब पिछड़े वर्गों में जो संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये सब समानता और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाने की कोशिशें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 16 पर। ये सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी अपवाद होंगे? हाँ, यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। जैसे संसद चाहे तो कुछ नौकरियों के लिए उस राज्य या क्षेत्र का निवासी होने की शर्त लगा सकती है,
राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है अगर सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, और अगर कोई धार्मिक संस्था है तो उससे जुड़े पद पर उसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। हाल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी के अंदर वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग और SC/ST प्रमोशन में क्रीमी लेयर, ये सब इसी से जुड़े हैं। हाँ, ये सब हाल के ज्वलंत मुद्दे हैं जो अनुच्छेद 16 की व्याख्या और उसके अमल से जुड़े हैं। अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई के खिलाफ है। निश्चित रूप से ये अनुच्छेद छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध है। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो निरपेक्ष है, मतलब इस पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। हाँ, और इसे लागू करने के लिए संसद ने खास कानून बनाए हैं, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। हाल ही में केस था सुभाष काशीनाथ महाजन मामला, और उसके बाद जो कानून में संशोधन हुआ उसने इस पर काफी बहस छेड़ी थी। और समानता के अधिकार समूह का ये आखिरी अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका क्या मतलब है? क्या कोई डॉक्टर या कर्नल नहीं बन सकता? नहीं, वैसा नहीं है। इसका मकसद था जो अंग्रेजों के जमाने में वंशानुगत उपाधियां चलती थीं, जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान साहब, नवाब साहब, उनको खत्म करना, क्योंकि वो समाज में गैर बराबरी पैदा करती थी। हाँ, वो राजा महाराजा वाली उपाधियां। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 18 राज्य को सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, कर्नल, जनरल के अलावा कोई और उपाधि देने से रोकता है, और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति के। तो फिर ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण मिलते हैं, वो क्या है? हाँ, ये सवाल उठा था। बालाजी राघवन केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां नहीं हैं। ये व्यक्ति की योग्यता या सेवा का सम्मान है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा समानता का अधिकार। अब आते हैं दूसरे बड़े अधिकार समूह पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की आज़ादियां दी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? हाँ, अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को, ध्यान रहे ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, 6 बहुत जरूरी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता है। 1, बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली। 3, संघ या यूनियन या सहकारी समिति बनाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें यह सहकारी समिति वाला हिस्सा 97वें संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। हाँ। 4, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 5, भारत के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और 6, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार धंधा करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये तो बहुत सारी आज़ादियां हैं, पर क्या ये बिना किसी रोक टोक के मिलती हैं? मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ? नहीं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इन सभी 6 स्वतंत्रताओं पर भी राज्य उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, और इन प्रतिबंधों के आधार भी अनुच्छेद 19 में ही बताए गए हैं, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी देशों से दोस्ती बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, नैतिकता के लिए, या कोर्ट की अवमानना रोकने के लिए, मानहानि रोकने के लिए। इन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। और ये अधिकार भी सिर्फ राज्य के खिलाफ हैं? हाँ, ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ मिलते हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं। इससे जुड़े कुछ हाल के मामले? हाँ, जैसे श्रेया सिंगल केस बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया था, क्योंकि वो बोलने की आज़ादी पर अनुचित रोक लगाती थी। और अनुराधा भसीन केस में कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच भी अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। अगला है अनुच्छेद 20, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या खास बातें हैं? अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कोई कंपनी ही क्यों ना हो,
उसे मनमाने और जरूरत से ज्यादा दंड से बचाता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, समझिए। पहला, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तभी सजा मिल सकती है जब वो काम करते समय वो कानूनन अपराध था, और सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस समय के कानून में लिखी थी, उससे ज्यादा नहीं। बाद में कानून बदलकर पुरानी तारीख से सजा नहीं बढ़ा सकते। ये सिर्फ क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, सिविल या टैक्स मामलों में नहीं। अच्छा, और दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जेपॉडी। मतलब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये अदालती कार्यवाही के लिए है। ठीक है, और तीसरा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करवाना, इस पर रोक है। वो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग वगैरह का जिक्र था स्रोत में। हाँ, सेल्वी बनाम कर्नाटक 2010 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि बिना आरोपी की सहमति के नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना अनुच्छेद 20(3) यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से बचाव और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता दोनों का उल्लंघन है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित मौलिक अधिकार पर, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये वाक्य सुनने में कितना सरल है, पर इसकी व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा व्यापक कर दी है। बिल्कुल, अनुच्छेद 21 आज मौलिक अधिकारों का कह सकते हैं दिल बन गया है। शुरुआत में A.K. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब बहुत संकरा लिया था। बस ये कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, कानून भले ही जैसा भी हो। मतलब कानून सही हो ये जरूरी नहीं। हाँ, गोपालन केस में यही माना गया। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। इसने फैक्चुअली अमेरिकन कॉन्सेप्ट कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। अब कानून का कंटेंट भी देखा जाएगा, सिर्फ प्रोसीजर नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसमें अनगिनत अधिकारों को शामिल माना है, जैसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। लिस्ट बहुत लंबी है। राइट टू प्राइवेसी वाला केस तो बहुत बड़ा था। हाँ, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017, 9 जजों की बेंच ने एक मत से माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह स्वप्निल त्रिपाठी केस 2018 में कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग भी अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच का हिस्सा है। और एक नया कॉन्सेप्ट उभर रहा है, भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, वो भी इसी से जुड़ा है। इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये तो बाद में जोड़ा गया था ना? हाँ, ये मूल संविधान में नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नए मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल के उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, जैसा भी कानून बनाकर राज्य तय करे। और इसके लिए कानून भी बना? हाँ, इसे लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 पास किया। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका लक्ष्य तो इसे 3 साल से 18 साल तक बढ़ाने का है। और अनुच्छेद 22 ये गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें ये निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज है? ये तो सुनने में अजीब लगता है। हाँ, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत यानी डिटेंशन में लिए गए लोगों को कुछ सुरक्षा देता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्हें सामान्य क्रिमिनल कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर
इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। ये तो सामान्य गिरफ्तारी के लिए हुआ। हाँ, अब दूसरा हिस्सा उन लोगों से जुड़ा है जिन्हें निवारक नजरबंदी कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत हिरासत में लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखना, बिना जुर्म किए। बिल्कुल, हाँ, भविष्य में जुर्म करने से रोकने के लिए। ये एक विवादास्पद प्रावधान है, दुनिया के बहुत कम लोकतंत्रों में ऐसा है, लेकिन संविधान इसके तहत भी कुछ सुरक्षा देता है। जैसे किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के जज हों, ये ना कहे कि हिरासत बढ़ाने के पर्याप्त कारण हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द नजरबंदी का आधार बताना होता है। हालांकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बताना खतरनाक हो तो सरकार आधार छुपा सकती है और उसे नजरबंदी के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने, मतलब रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाता है। समझ गई। अब आते हैं तीसरे समूह पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 किस तरह के शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 23 2 तरह के गंभीर शोषण पर रोक लगाता है। पहला है मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें इंसानों की खरीद फरोख्त, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक कामों के लिए व्यापार, देवदासी प्रथा, गुलामी, ये सब शामिल हैं। और दूसरा है बेगार और इसी तरह की अन्य बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर। बेगार मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। और ये अधिकार किसके खिलाफ है? सिर्फ सरकार के? नहीं, ये अधिकार राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। मतलब कोई आम आदमी भी किसी से जबरन काम नहीं करवा सकता। इसे लागू करने के लिए संसद ने कानून भी बनाए हैं, जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। और अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक काम में, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट या रेलवे में, नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। तो क्या वो चाय की दुकान पर काम कर सकता है? देखिए, ये अनुच्छेद खतरनाक कामों में नियोजन को रोकता है, गैर खतरनाक हानि रहित कामों को नहीं। लेकिन बाल श्रम निषेध और विनिमयन अधिनियम 1986 है, जिसे 2016 में काफी बदला गया। अब वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के किसी भी तरह के नियोजन पर रोक लगाता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे परिवार के काम में मदद, और 14 से 18 साल के किशोरों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। ठीक है। अगला समूह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 हमें क्या आजादी देता है? अनुच्छेद 25 भारत में सभी व्यक्तियों को, नागरिक हों या गैर नागरिक, 4 तरह की धार्मिक स्वतंत्रता देता है। पहली, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब व्यक्ति भगवान या किसी भी शक्ति के साथ जैसा चाहे वैसा संबंध रख सकता है। दूसरी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोफेस, मतलब अपने धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को खुलकर बताना। तीसरी, आचरण करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रैक्टिस, मतलब धार्मिक पूजा पाठ, रीति रिवाज निभाना, कर्मकांड करना। और चौथी, प्रचार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोपेगेट, मतलब अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करना, उसकी जानकारी दूसरों को देना। क्या इसमें धर्म बदलवाना भी शामिल है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रचार करने के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति का जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाना शामिल नहीं है। और क्या ये आजादी भी असीमित है? नहीं, ये स्वतंत्रताएं 3 आधारों पर सीमित की जा सकती हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरालिटी, और स्वास्थ्य, हेल्थ। और राज्य को ये भी अधिकार है कि वो धर्म से जुड़ी हुई किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य सेक्युलर गतिविधि को रेगुलेट कर सकता है, या सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है, जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के हिंदुओं के लिए खोलना। हाल में कर्नाटक का हिजाब विवाद इसी से जुड़ा था। हाँ, वो विवाद अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आचरण प्रैक्टिस की स्वतंत्रता की व्याख्या से ही जुड़ा था। और अनुच्छेद 26, 27, 28 संक्षेप में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उनके वर्गों को कुछ अधिकार देता है, जैसे धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाने और चलाने का अधिकार,
अपने धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और रखने का अधिकार, और उस संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। यह एक तरह से सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। ठीक है। और 27? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव पर खर्च किया जाना हो। राज्य धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगा सकता। हाँ, किसी सेवा के बदले शुल्क फी ले सकता है। और अनुच्छेद 28? शिक्षा या धार्मिक उपासना से जुड़ा है। ये कहता है कि जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से राज्य के पैसे से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या सहायता लेते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर किसी भी व्यक्ति को, या अगर वो नाबालिग है तो उसके अभिभावक की सहमति के बिना, उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। समझ गए। अब 5वां अधिकार, समूह, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। ये अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए खासतौर पर जरूरी लगते हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका दायरा थोड़ा व्यापक भी है। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, को जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी वर्ग, मतलब ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है, अगर उनकी कोई खास भाषा, लिपि या संस्कृति है। और अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाए जा रहे या राज्य से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई। ये उन्हें 2 अधिकार देता है। पहला, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। दूसरा, उन संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार। राज्य जब अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करेगा, तो मुआवजा इतना देगा कि उनका ये अधिकार खत्म न हो जाए, और सहायता देने में भी राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों से भेदभाव नहीं करेगा। टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन अल्पसंख्यक अधिकारों की काफी विस्तार से व्याख्या की थी। और अब आते हैं छठे और अंतिम मौलिक अधिकार पर, बल्कि ये तो वो अधिकार है जो बाकी सबको बचाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इसलिए हृदय और आत्मा कहा क्योंकि ये अधिकार ही बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। सोचिए, अगर अधिकार दे दिए जाएं पर उनको लागू करवाने का कोई तरीका ना हो, तो वो तो बस कागज पर लिखी अच्छी बातें रह जाएंगी। हाँ, बात तो सही है। अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके किसी अन्य मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मना नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, डायरेक्शंस, ऑर्डर, आदेश या रिट्स जारी कर सकता है। ये रिट्स क्या होती हैं? इनके नाम तो बड़े अजीब से लगते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी द्वारा जारी किए जाने वाले खास अदालती आदेश हैं। 5 मुख्य रिट्स हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके हिरासत में रखने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि कोर्ट देख सके कि हिरासत कानूनी है या नहीं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत बड़ा रक्षक है। अच्छा। 2, परमादेश, मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये रिट कोर्ट तब जारी करता है जब कोई सरकारी अधिकारी या निचली अदालत या कोई निगम या सार्वजनिक संस्था अपना वो कानूनी कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रही है जिसे निभाने के लिए वो बाध्य है और जिससे किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो रहा है। मतलब काम करवाने के लिए? हाँ, कानूनी काम करवाने के लिए। फिर 3,
प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसका मतलब है रोकना, टू फॉरबिड। ये एक ऊपरी अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है ताकि उसे अपनी अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोका जा सके। मतलब अगर निचली अदालत ऐसा केस सुन रही है जो उसके दायरे में नहीं आता, तो ऊपरी अदालत उसे रोक सकती है। ये कार्यवाही के दौरान ही जारी होती है। रोकने के लिए, ठीक है। 4. उत्प्रेषण, सर्शुरैरी। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। ये तब जारी होती है जब निचली अदालत अपना फैसला दे चुकी होती है। इसके जरिए ऊपरी अदालत या तो केस के रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगाकर जांच करती है या फिर निचली अदालत के फैसले को रद्द कर देती है अगर उसमें अधिकारिता की कमी, कानून की गलती या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो। फैसला आने के बाद? हाँ, मुख्य रूप से। 5. अधिकार पृच्छा, क्वो वरंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार या वारंट से, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये रिट कोर्ट तब जारी करता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस पर कब्जा कर लेता है। कोर्ट इस रिट के जरिए पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। अगर वो अपना कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाता तो उसे पद से हटा दिया जाता है। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियार है आम नागरिक के हाथ में। लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थितियां हैं जब ये मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं या लागू ही नहीं होते? हाँ, कुछ ऐसी खास परिस्थितियां हैं, जैसे अनुच्छेद 33। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऐसी ही अन्य सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या खत्म कर सकती है। ऐसा क्यों? ताकि उनमें अनुशासन बना रहे और वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। देश की सुरक्षा का सवाल है। फिर है अनुच्छेद 34। ये तब लागू होता है जब देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो। उस दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था, संपत्ति का अधिकार, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब वो कोई अधिकार ही नहीं है? नहीं, अधिकार है, पर अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब वो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। मतलब सरकार बिना कानून के किसी की संपत्ति नहीं ले सकती, लेकिन अगर कानून बना कर लेती है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और वो कुछ और अनुच्छेद थे, 31A, 31B, 31C, वो क्या थे? हाँ, वो कुछ कानूनों को बचाने के लिए हैं, मौलिक अधिकारों के हमले से। अनुच्छेद 31A कुछ खास तरह के कानूनों को, अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है। ये कानून मुख्य रूप से जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण आदि से जुड़े हैं। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल से जुड़ा है। इस अनुसूची में जो भी कानून डाल दिए जाते हैं उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये तो पूरी तरह से इम्यून हो गए। पहले यही माना जाता था, लेकिन IR कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था, के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। तो अब ये पूरी तरह इम्यून नहीं है। अच्छा, और 31C? अनुच्छेद 31C कुछ नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, खासकर अनुच्छेद 39B और C में दिए गए समाजवादी लक्ष्यों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन से बचाता है। और अब वो बड़ा सवाल जिस पर आपने पहले इशारा किया था, क्या संसद इन मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? क्या वो इन्हें कम कर सकती है या छीन सकती है? ये भारतीय संवैधानिक कानून का शायद सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय समय के साथ बदली है। शुरू में शंकरी प्रसाद केस 1951 में कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करना भी शामिल है। लेकिन फिर गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान में एक पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थान रखते हैं और संसद उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती।
तो मतलब संसद बदल नहीं सकती थी? गोलकनाथ के इसके अनुसार तो नहीं, इससे संसद और न्यायपालिका में टकराव पड़ा। फिर आया वो ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामला 1973। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। बिल्कुल। इसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। कोर्ट ने गोलकनाथ केस को पलट दिया और कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, संसद संविधान की संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। और ये मूल ढांचा क्या है? संविधान में इसकी कोई लिस्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों से बताया है। इसमें शामिल हैं संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और हाँ, कुछ मौलिक अधिकार भी मूल ढांचे का हिस्सा माने गए हैं। तो मतलब संसद उन मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती जो मूल ढांचे का हिस्सा है। हाँ, उन्हें इस तरह नहीं बदल सकती कि उनका सारी खत्म हो जाए। उन्हें कम या खत्म नहीं कर सकती। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र और हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? संक्षेप में कहूं तो ये भारतीय लोकतंत्र की जान है, रीढ़ की हड्डी हैं। ये सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाते हैं। ये देश में कानून के शासन को स्थापित करते हैं, न कि व्यक्तियों के शासन को। ये हर नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जमीन तैयार करते हैं और कहीं न कहीं ये देश की एकता को भी मजबूत करते हैं। असल में ये अधिकारी हैं जो एक व्यक्ति को सिर्फ राजा की प्रजा, सब्जेक्ट होने से उठाकर देश का नागरिक, सिटीजन बनाते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर हमारी आज की गहरी और विस्तृत चर्चा, जो ओनली आईएएस के प्रहार नोट्स पर आधारित थी। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इन अधिकारों को लागू करने में अभी भी चुनौतियां हैं। जैसे प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ इन्हें कैसे और प्रभावी बनाया जाए, या सबको न्याय जल्दी कैसे मिले। और आज के दौर में नई चुनौतियां भी है हमारी। डिजिटल प्राइवेसी का क्या होगा? बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की बढ़ती ताकत का क्या? तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या और इनका दायरा कैसे विकसित होना चाहिए, ताकि ये आज की और आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी और गरिमा की रक्षा कर सकें, खासकर तब जब शक्ति का केंद्र सिर्फ पारंपरिक राज्य या सरकार ही ना रह गया हो। जरूर, ये बहुत ही जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।